हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कम समय में स्मार्ट तरीके से टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, जिससे अपनी एक सीट को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी हाल ही में तैयारी उन्होंने शुरू किया है, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जो पुराने साथी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके मन में डाउट्स है कि कैसे जाने कि कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट है और उस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में और उसको आप कैसे तैयार करेंगे। और साथ ही साथ मैं जो हमारे कुछ साहित्य वाले साथी हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट उनका है, उनके लिए बहुत सारे उनके सवाल रहते हैं कि सर मैं जैसे ड्रामा है, नॉवेल है या कोई पोएम है, तो उसमें से उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसके कैरेक्टर को तैयार करें, कैसे उनकी लाइनों को तैयार करें, जिससे कभी बीच में अगर कोई लाइन पूछी जाती है तो उसको बता सके। कुछ ऐसे साथी हैं जो आपके कमेंट्स आते हैं फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के, फॉर्म्स एंड मूवमेंट को लेकर के, कि कैसे इन टॉपिकों को अपने आसान तरीके से तैयार किया जा सके। तो इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथियों, चूँकि मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ और अंग्रेजी विषय से हमने तैयारी किया है, तो मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल स्वरूप अंग्रेजी विषय के सिलेबस को लूँगा। हालांकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसी आधार पर स्ट्रेटेजी बनाकर आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप देखें, आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही है जिसको मैंने एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टीजीटी 2016 की जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान मैंने बनाया हुआ था। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि 1-2 घंटे 4 घंटे का समय निकाल करके इस तरीके का एनालिसिस आप जरूर करें, जो आपको बहुत मदद देगा। अगर आप देखें तो मैंने चूंकि वोकैब और ग्रामर की ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो इस पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पोर्शन का एनालिसिस करूंगा टीजीटी पोस्ट के लिए। तो यह एनालिसिस, ये स्ट्रेटेजी और जो आगे मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथियों, अगर आप टीजीटी के सिलेबस को देखें तो उसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर सर हैं, मिल्टन सर हैं, उसके बाद वर्ड्सवर्थ हैं, गाल्सवर्दी हैं, फॉर्म्स एंड मूवमेंट के टॉपिक हैं, जिसमें आप फिगर ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। तो अगर इन पार्ट को डिवाइड करें और देखें कि इस एक पार्ट में साल दर साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखें, 2001 में अगर देखें तो शेक्सपियर से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद 2003 में 13 क्वेश्चन, 2004 में 8 क्वेश्चन, 2005 में 4 क्वेश्चन, 2009 में 24 क्वेश्चन, 2010 में 8 क्वेश्चन, और 2013 की जो वैकेंसी 15 में एग्जाम हुआ था उसमें विलियम शेक्सपियर मात्र से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। सोचने वाली बात है, इतना इंपॉर्टेंट ये विलियम शेक्सपियर साहब हैं। 2011 वाला एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था उससे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उसके बाद अगर आप देखें, मिल्टन है, मिल्टन से साल 2001 में 11 क्वेश्चन, उसके बाद 2003 में 5 क्वेश्चन, फिर 4 में 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11 में 2009 में 11 क्वेश्चन, 10 में 7 क्वेश्चन, 2013 में जो वैकेंसी थी 15 में हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन, फिर 2011 वाली वैकेंसी जो 16 में हुई थी उसमें 13 क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप देखें, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। सब एक एक करके पढ़ूंगा तो आप बहुत ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए अब आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अगर इस पूरी सारणी को आप देखेंगे तो इसमें देखें विलियम शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर उसमें से जब आप प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे तो देखेंगे उनके कुछ जो ड्रामा है, उन्हीं कुछ ड्रामों से ज़्यादातर क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं। खास करके बहुत कुछ ऐसे ड्रामा हैं जिनसे बिल्कुल कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अब आपको समझना है कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को कम पढ़ना। हम आपको कभी नहीं सलाह देंगे कि आप उस टॉपिक को ना पढ़ें जिससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आपको पढ़ना है पर समय कम देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मिल्टन भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर गाल्सवर्दी को देखा जाए तो अपेक्षाकृत उनसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर फॉर्म्स एंड मूवमेंट वाले पोर्शन को देखें तो 7, 10, 10, 6, 7, 6, 12, 10, 15 इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें
तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तैयार करने में आपको बहुत सारी समस्याएं होती है। उसके लिए हम आगे जो है चर्चा करेंगे, हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम पे आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी राइटर के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन तो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर छात्रों के क्वेश्चन गलत होते हैं, हालांकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खास करके टीजीटी के लिए। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप सिर्फ 4 राइटर को पढ़ रहे हैं और आपसे फिर जो है हिस्ट्री के नाम पे बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनको पूछा जा सकता है, किसी को भी पूछा जा सकता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ये टॉपिक ब्रॉड बन जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप देखें तो 2011 का जो वैकेंसी 2016 में हुई थी एग्ज़ाम, उसमें 13 क्वेश्चन पूछा गया है। किसी साल 1 क्वेश्चन, किसी साल कुछ नहीं पूछा गया, 2 क्वेश्चन, 6, 5 इस तरीके से पूछे गए हैं। लेकिन किसी साल बहुत जो है क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दे करके हमको तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप बात करें तो इससे हमें एक स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप बात करें, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है उन टॉपिक को ना पढ़ें जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट। आपको पढ़ना दोनों टॉपिक्स हैं, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करने की, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको उस टॉपिक पर है जो टॉपिक जो है ज़्यादा लगातार ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपको स्मार्ट तरीके से इस जो है तैयारी करने के लिए इसकी स्ट्रेटजी आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर अब हम बात करें जो हमारे साहित्य वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, उसमें देखें अगर कोई भी ड्रामा है, कोई भी नॉवेल है, कोई भी पोयम है, उसकी लाइनें ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं वो हमारे साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत सारे ऐसे साथी कहते हैं कि सर इसको कितना तैयार करें, कितना याद करें, ये तो अनंत है। बिल्कुल आप ये सही बात है। अगर आप देखें विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं। अब 37 प्लेज की अगर हम एक एक लाइन को रटने शुरू करेंगे, याद करना शुरू करेंगे, तैयार करना शुरू करेंगे तो शायद असंभव है, नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम कभी नहीं आपको सलाह देंगे कि आपको ऐसा करना है, बट हमें समझना है एक प्रोसेस को, एक स्ट्रेटजी को स्मार्ट तरीके से उस जो है उन सारे टॉपिक्स को हमको तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हम आपको इससे पहले भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि आप विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेज को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ प्लेज हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप सोचें एक एक प्लेज की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, उन किताबों को पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ जो हमारे साथी जो कोचिंग करते हैं वहाँ पर तो उनको पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि टीचर समराइज़ करके चीज़ों को पढ़ा देते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन कुछ साथी जिन्होंने कोचिंग नहीं करा उनके लिए समस्या होती है। तो यहाँ पर आपको थीम हिंदी भाषा में, अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं और उस तरीके की आपका आउटपुट नहीं है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी को बेहतर समझते हैं, तो हम यहाँ पर उस थीम को हिंदी से समझ सकते हैं। उस थीम के कैरेक्टर के नेचर को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल स्वरूप हम हैमलेट जो है ड्रामा को उठाते हैं, अगर आप देखें तो हैमलेट जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर का नेचर क्या है, उसको हमें समझने की जो है ज़रूरत है। वो हर काम को टाल रहा है, आप उसके नेचर को समझिए। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी जो है लाइन ऐसी आती है जिसमें इस तरीके का इंडिकेशन है कि वो काम को टाला जा रहा है, तो आप वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह लाइन जो है हैमलेट की हो सकती है। तो लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको एक्ट और सीन के अकॉर्डिंग उनको हमें याद भी करना चाहिए, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए एक बार। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपसे सवाल जो ये लाइन के सवाल होते हैं वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो प्लेज हैं उन्हीं से उठाए जाते हैं। जो ऐसे प्लेज हैं जैसे मान लीजिए पेरिक्लीज है या फिर टेमिंग ऑफ द श्रीव है, बहुत कम चांस है कि यहाँ से आपको जो है आपके कोई लाइन उठाई जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसको किसने कौन से कैरेक्टर ने बोला है या ये लाइन कहाँ की है। पर नेचर आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार इसी चीज़ पर एम्फसाइज करता हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको कैरेक्टर के नेचर को, थीम को समझने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि आपका कार्य आसान हो जाएगा और चीज़ों को आप ज़्यादा आसानी से और बिना किसी प्रेशर के तैयार कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे रटने बैठेंगे तो फिर रटते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा।
अब उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अब ड्रामा के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं या कुछ जगह होते हैं, तो उनको क्या करना है, हमको एक जगह पर लिखने की प्रयास करना है। हमेशा से मैं आप लोगों को सलाह, आप चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का हो, या किसी भी, मान लीजिए आप सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको आपको एक जगह लिखना चाहिए। एक जगह लिखेंगे, याद करने में आसानी होगी। कोई ऐसा जो है कैरेक्टर है, उसको भी मतलब आपको एक जगह लिखना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसको क्रमबद्ध तरीके से हमें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं बार बार आप लोगों से यही चीज़ें कहता हूँ। उसके बाद आप थीम को आसान भाषा में समझें, और ये समझें कि कौन लाइन कौन बोल रहा है, कौन राइटर बोल रहा है। पोयम की बात करें तो पोयम में भी हम समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, देखिए उनका नेचर क्या है, उन्होंने ज़्यादातर जो है प्राकृतिक चीज़ों पर बात किया हुआ है। तो अगर आप देखें जो नेचुरल यानी नेचर की ब्यूटी की जो बातें होती है, अक्सर देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किया हुआ है। तो इनके कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, आप उनको थोड़ा पढ़ लीजिए, पर रटिए नहीं। और आप देखेंगे कुछ ऐसे, मान लीजिए जैसे यूलिसिस है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें क्या है, ब्रेवरी की बात हो रही है। उसमें अगर आप देखें तो जो है टाइम को डिले ना करने की बात की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही। तो हमको इस तरीके से उस थॉट को समझना है, बट लाइन बाय लाइन हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैंने इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, बट मैंने एक सिंगल लाइन को याद करने यानी रटने का प्रयास नहीं किया। जो सामान्यतः याद हो गई उन्हीं को याद किया। बट ऐसा मैंने जब इस तरीके की तैयारी किया, तो मुझे एक चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि कभी भी ऑप्शन में अगर इस तरीके की लाइनें आई हैं, तो मुझे हल करने में मुझे कभी भी एक सिंगल प्रॉब्लम कभी भी हमें नहीं हुई। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पर अब फिगर ऑफ स्पीच की, जो कि आपकी बहुत समस्या है, बहुत सारे साथी मैसेज करते हैं कि सर फिगर ऑफ स्पीच नहीं तैयार हो रहा है, कैसे तैयार करें। अब अगर आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की कर रहे हो, और फिगर ऑफ स्पीच के साथ फॉर्म्स एंड मूवमेंट वाला पोर्शन, जिसमें जैसे मान लीजिए सोनेट क्या है, लिरिक क्या है, ड्रामा क्या है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, आप देखेंगे उसको तैयार करना थोड़ा सा, मतलब ये तो सामान्य जो मैंने अभी शब्द यूज किए, बट कुछ ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा, वो हमारे मतलब लाइफ में डेली रूटीन में यूज नहीं होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसके लिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप इसको हिंदी में तैयार करें, हिंदी में चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अब अगर आप हिंदी में, मैंने बनाया था, मैंने पूरा उसको हिंदी में लिख लिया था, हिंदी में तैयार कर लीजिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो फिगर ऑफ स्पीच हो, जो आपका कोई फॉर्म्स एंड मूवमेंट का पार्ट हो, नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पर सर्च मारिए, देखिए बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएंगे जो आसान से आसान भाषा में बहुत सारे टीचरों के द्वारा समझाई गई हैं। जो आपको समझ में आए आप उसको लिख लीजिए, हिंदी भाषा में लिख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्मार्ट तरीका है, आप उसको आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। और फिलहाल मैं ज़्यादातर आप लोगों को यही सलाह दूंगा, किसी भी भाषा में कोई भी जो है आपको टॉपिक तैयार करना है, उसको ज़्यादातर सरल भाषा में तैयार करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में यही सब बातों पर आपसे चर्चा करनी थी। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर कम समय में आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।